ये क्योंकि रिटर्न के बेहतरीन मौके अब इक्विटी में दिखाई देंगे गोल्ड और सिल्वर के एवज में, क्योंकि यहाँ पर रिस्क अभी भी इन्वॉल्व ज्यादा है। चलिए ठीक है। सिल्वर के बारे में बातचीत हो गई है, अब सबकी पसंदीदा एसेट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। गोल्ड जो है अभी एमसीएक्स पर अभी हम देखें तो 1,58,000 के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। सर इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली और अभी जो प्राइसेज़ हैं वो एक रेंज में हमें काफ़ी टाइम से नज़र आ रहे हैं। इस पर आपका क्या व्यू है सर? देखिए, गोल्ड और सिल्वर क्या चुने, उसको चुनने का सबसे अच्छा तरीका है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। मतलब गोल्ड के भाव को आप चांदी के भाव से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रेशियो निकल कर आएगा जो इस वक्त 61 के करीब है। पिछले 50 सालों में ये रेशियो 90 के ऊपर नहीं जाता और ना ही 40 के नीचे जाता है। कोविड में 126 का हाई मारा था। क्यों? जब डर होता है तो लोग सोना ज्यादा बाय करते हैं, और जब डर कम होता है तो इकोनॉमी परफॉर्म करती है, तो चांदी कम और चांदी ज्यादा परफॉर्म करती है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ कि मार्च अप्रैल में ये गोल्ड सिल्वर रेशियो 107 के करीब पहुंच गई थी। और जैसे जैसे हमने देखा कि थोड़े टेंशन्स कम हुए, इंडस्ट्रियल डिमांड, शॉर्टेजेस, ईटीएफ की बाइंग आई, तो चांदी आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी। पिछले महीने ये रेशियो करीबन 43.90 या 44 के करीब पहुंच चुका था, और वो एक ऐसा दृश्य था जहां पे समझ में आता था कि चांदी में या तो बहुत बड़ा करेक्शन या सोने में बड़ा जंप आ सकता है। अब सोने में बड़ा जंप आने का कारण भी हो सकता है यूएस, डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुला पे हमला कर रहा है और ईरान पे हमला करेगा, तो कभी भी ऐसा टेंशन होगा तो गोल्ड बढ़ेगा। बट गोल्ड ज्यादा बढ़ा नहीं, बट चांदी ज्यादा करेक्ट कर गई, एंड इसी के चलते गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 61 के करीब ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि यस, अगले 3 4 6 महीने का अगर कोई व्यू लेना चाहता है तो सोना ज्यादा प्रिफर्ड रहेगा। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में ही चाइना ने अपने इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं आगाह किया है कि यूएस के जो बॉन्ड है उसमें आप एक्सपोजर कम करें और दूसरी जगह देखें। दूसरी जगह मतलब ही होता है सोना। तो आई थिंक डी डॉलराइजेशन का दबाव अब बना हुआ रहेगा जो सोने को सपोर्ट रखेगा, लेकिन गिरावट इसमें भी दिखेगी। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि नीचे में 4400 4500 डॉलर तक का एक बेस बनना चाहिए इंटरनेशनल में, और 1,25,000 से 1,30,000 का सपोर्ट बनना चाहिए गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में। चलिए ठीक है, यहाँ पर इन प्राइसेज़ को आप देख कर के चल सकते हैं। सर यहाँ पर आपने कुछ ग्लोबल क्यूज़ के बारे में बात की है और डोनाल्ड ट्रम्प की बात आई है तो उन्होंने जो है वो एक चेंजेस भी करे हैं। वहाँ पर फेड रिज़र्व की जगह जो है अब केविन वॉश आ गए हैं, तो अब उनका कार्यकाल शुरू होगा तो उस दौरान भी हम समझना चाहेंगे आपसे कि उनका वो कुछ भी अगर फैसला लेते हैं आगे रेट कट को लेकर के, तो उसका असर हम किस तरीके से कमोडिटी पर देख पाएँगे? देखिए, डॉलर और गोल्ड दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड है। जब भी डॉलर में तेजी आती है, सोना चांदी या कमोडिटी मार्केट में गिरावट आता है। ऐसे इंटरेस्ट रेट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट कट करो। अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि प्राइजेस के अंदर गोल्ड में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बॉन्ड से पैसा निकलेगा। अब माना जा रहा है कि फेड चेयरमैन ने जैसे लास्ट टाइम कहा भी था, जो करंट फेड चेयरमैन है, कि यहाँ से हम एग्रेसिव रेट कट नहीं करेंगे। इनफैक्ट जनवरी मंथ में तो हमने पॉज होते हुए देखा पहली बार साल भर में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं है, और अगर रेट कट होती है तो डेफिनेटली गोल्ड को बेनिफिट मिलेगा। 2026 में 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो ऐसा जी। एक धारणा बनी हुई है मार्केट में, जो मिस्टर केविन है, ये आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ही लैंग्वेज बात करेंगे। बट वहीं दूसरी ओर ये भी है कि ये इन्फ्लेशन को किल करने के लिए जाने जाते हैं। 2008 से 2011 के बीच में इन्होंने काफी हद तक इन्फ्लेशन को किल किया था, एंड इसी के चलते हम देख रहे हैं कि डेटा सेट ये सब देखते हुए जैसे इनका अनाउंसमेंट आया, उसका एक रिस्क जो इन्वॉल्व था वो खत्म भी हो गया एक तरह से। इसके लिए मार्केट करेक्ट कर गया। तो अभी मुझे लग रहा है कि मार्च में भी रेट पॉज रहेंगे, और उसी के चलते हम देख रहे हैं भाव में एक बार गिरावट दिखाई दे रही है। ठीक है। सर अगर हम सेंट्रल बैंक्स की तरफ देखें तो वहाँ पर भी जो है अभी गोल्ड को लेकर एग्रेसिवली बाइंग की जा रही है, तो क्या उसका असर हम कुछ देख पाएँगे प्राइसेज़ पर या वो कितना फैक्टर इन करेगा वो भी आपसे समझना चाहेंगे थोड़ा? नहीं गुरुजी, मुझे लगता है कि ये सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो आज की कोई नई चीज नहीं है। पिछले 5 साल से ही हम कंटिन्यू देख रहे हैं, चाहे पोलैंड हो, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, सभी सेंट्रल बैंक्स ने अपने अपने होल्डिंग्स के अंदर गोल्ड कंटिन्यू ऐड किया है। तो मुझे नहीं लगता, हाँ, अनलेस अनटिल वाईओवाई मतलब ईयर ऑन ईयर के डेटा अगर थोड़े और ज्यादा बढ़कर आ रहे हैं, इसका मतलब सेंट्रल बैंक एग्रेसिव बाइंग कर रही है, ऐसी कोई न्यूज जी। आती है तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट करेगा। एटलीस्ट ये सपोर्टिव न्यूज है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें ये भी समझना है
कि $2500-2600 पे जब सेंट्रल बैंक ने बाइंग स्टार्ट की थी और आज 5000 से $5100 के डॉलर पे है, तो यहाँ पे वो कंटिन्यू करती है क्या? और वो करती है तो डेफिनेटली गोल्ड को उसका सपोर्ट मिलता ही है। तो सेंट्रल बैंक यस एक बड़ा सपोर्टिव पार्ट रहा है पिछले 3-4 सालों में एक बड़ी रैली के अंदर गोल्ड के अंदर, और अभी भी मुझे लगता है अगर सेंट्रल बैंक की बाइंग होती है तो एक सेंटिमेंटल बाइंग कंटिन्यू गोल्ड को सपोर्ट करेगी। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर थोड़ा-सा ईटीएफ को लेकर भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टेड हैं, फँसे हुए हैं। पहले एज़ एन इन्वेस्टमेंट देखा जाता था, अब ट्रेडिंग के नज़रिए से ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है। अभी हम समझना चाहेंगे कि अगर ईटीएफ में अगर एंट्री करनी हो या फिर अगर उसमें अप्रोच रखना हो, तो गोल्ड ईटीएफ या फिर सिल्वर ईटीएफ आपके अकॉर्डिंग सही स्ट्रैटेजी किसको पिक करने में है? देखिए, जनरली जभी भी हम कोई गोल्ड बाय करते हैं, तो इंडिया में हम लोग एक्चुअली गोल्ड बाय नहीं करते हैं, हम गोल्ड को कंज़्यूम करते हैं। लेकिन हाँ, ईटीएफ जब से 2022 से आया, तो हमें ये भी पता चला है कि गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जा सकता है। एंड इसी के नतीजे में हमने देखा ईटीएफ के अंदर सभी म्यूचुअल फंड के पास अपने-अपने ईटीएफ्स भी आ गए हैं, मल्टी एसेट भी आ गए, जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो पहला, अगर आप ईटीएफ में बाय कर रहे हो तो इसका मतलब आपके माइंड में है कि मुझे सोने-चांदी में कुछ परसेंटेज रिटर्न बनेगा। जैसे एफडी में 6% मिलता है और म्यूचुअल फंड में 12-15% मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके माइंड में है कि मुझे पिछले साल की तरह 100% गोल्ड में मिलेगा, तो आप गलत धारणा में हैं। आप एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लेना इस पे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ें अब फैक्टर इन होने लग गई है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए 3 से 4 साल की अवधि के लिए लगा रहे हैं, तो ईटीएफ एज़ ऑफ नाउ गुड है। अदरवाइज पिछले 2-3 सालों के अच्छे रिटर्न्स के बाद मुझे लगता है एक करेक्शन आना चाहिए, जिसके चलते हमने कुछ आउटफ्लो भी होते हुए देखा। हालाँकि आज मॉर्निंग में जो एमफी के डेटा रिलीज़ हुए हैं, वहाँ पे देखा गया है कि ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ के अंदर जनवरी मंथ में वाई-ओ-वाई में अगर हम देखें तो 100% का उछाल आया है। और वो उछाल आएगा भी क्यों? क्योंकि जनवरी मंथ में 28% की तेज़ी, रिकॉर्ड तेज़ी हमने गोल्ड में आते हुए देखी, उसके चलते ये इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं। बट मुझे लगता है कि लमसम ना करके अगर आप एसआईपी करें ईटीएफ में अगले 6 महीने की अवधि को देखते हुए, तो भाव में जो ये करेक्शंस आए हैं या स्टेबिलिटी धीरे-धीरे आएगी, वहाँ पे आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। क्योंकि ईटीएफ में जब आप निवेश करते हो तो आपका व्यू एटलीस्ट ये होना चाहिए कि मैं 6 महीने में थोड़ा-थोड़ा करके निवेश कर दूँ और 2 से 3 साल की अवधि के लिए मैं निवेशक रहूँ। तो आपको प्राइसिंग भी अच्छा मिलेगा और रिटर्न भी बेस्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा आपको लमसम अवॉइड करना चाहिए और एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। कोई भी अगर गिरावट बढ़ती भी है अगले 3 महीने में, तो आपको उसका पूरा-पूरा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। सर यहाँ पर थोड़ा-सा हम ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम गोल्ड को रिटर्न के लिहाज़ से देखते हैं, तो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल में यहाँ पर? 3 साल की बड़ी तेज़ी, और ऐसा नहीं है कि इस बार के लिए बोल रहा हूँ, आप 2008 का एग्ज़ाम्पल लीजिए, मैं आगे पिछला नहीं बताता हूँ। 2008 में भी सोने और चांदी में तेज़ी आई, जो 9, 10, 11 3 साल की तेज़ी रही, और 2011 से लेकर 2015 तक सोना सुस्त था, एक रेंज में था, कोई बड़ी तेज़ी नहीं दिखाई, इनफैक्ट 3%, 4%, 5% की गिरावट थी। हाँ, अभी भी गिवन फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, खाली हमने देखा इसमें डेरिवेटिव में जो लीवरेज बनी वही निकला है। बट जब तक देखिए इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं आएगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी भी नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है एक बड़ी तेज़ी के बाद मार्केट या तो टाइम करेक्शन में जाएगा, जैसा अभी आपने जो चार्ट लगा रखा है, इसमें अगर आप देखोगे तो 9 तारीख जब मार्केट ओपन हुआ, वहाँ से लेकर अब तक आप एक दायरे में ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। उससे पहले आप देखिए प्राइसेज़ में बड़ा फॉल भी आया और बड़ा जंप भी आया। लेकिन अब क्या हो रहा है, 9 तारीख से लेकर अब तक मार्केट एक दायरे में, इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। तो जभी भी ऐसा उतार-चढ़ाव आता है, उसके बाद एक टाइम करेक्शन आता है। तो 2026 में मैं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देख रहा हूँ। ऊपर में फिर से अगर समझो गोल्ड में कुछ नया इवेंट होता है, यूएस ईरान के बीच में तनाव, यूएस चाइना के बीच में ऐसा कुछ आ जाता है, तो $5,900 जो हमने अभी रिसेंटली देखा था, वहाँ पे एक कैप रहेगा। जबकि डाउन साइड में मुझे लगता है कि जाने में अगर ये 4200, 4300 भी तोड़ दे, तो $3400-3500 तक का लेवल भी आ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है कि अब सोना ऊपर में जो एक 80, 185 इसके ऊपर सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है, और डाउन साइड में 110 से 120 की लेवल तक आ सकता है। तो ये साल हो सकता है प्राइसेस साइडवे रहे या इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न भी दे दे, तो कोई सरप्राइज नहीं है। बट पिछले 2 सालों में जो तेजी बनी है वैसी तेजी ये साल टाइम बिंग गिवन कि कोई नई अगर लड़ाई नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता उतना पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ सवाल आए हैं सर, उनके बारे में भी ज़रा आपसे जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक जो हैं, उनको थोड़ा-सा गाइड कीजिए आप सर कि उन्हें क्या करना चाहिए। आदिल पटनी जी हैं, कह रहे हैं कि सर फिज़िकल सिल्वर इन्होंने बाय किया है 3.55 में, अब बाहर कैसे निकलें?
देखिए, जब आपने बाय किया, आप फोमो में आ गए थे, क्योंकि ऊपर में अपन सुन भी रहे थे। अब गिरावट आ रही है, तो डर भी है। तो मुझे घबराने की बात नहीं, एक चीज़ ध्यान रखिए, कमोडिटी ज़ीरो नहीं होती। तो आप कुछ भी कर लीजिए, ज़ीरो तो होने वाला नहीं है। हाँ, जो स्टीम बनी हुई थी, वो आउट हुई है। इसमें आप एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन मोड है, बट कल को अगर सपोज़ करो कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना के ऊपर, अभी जैसे इंडिया पे टैरिफ हटा दिया, बट एक स्टेटमेंट आता है, अगर रशियन ऑयल तुम ज़ीरो नहीं करोगे, तो मैं वापस बढ़ा दूँगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प का मूड एंड मिजाज के लिए कोई इंडेक्स नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है और कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि आप उसमें बने रहिए, क्योंकि अब टाइम निकल चुका है। हाँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप 20-30% कम कर लीजिए, नहीं तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है, आप एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। कि नीचे में अगर मैं 2 लाख की 1,80,000 2 लाख की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने 6 महीने में एसआईपी कर लिया, तो एक सोने-चांदी में निवेशक है, ज़ीरो होगा नहीं, और दूसरा आपका एवरेज 3.20 से सीधा 2.5 के आसपास पहुँच जाएगा, 2.60 तक पहुँच जाएगा, तो निकलने के लिए आसानी रहेगी। बट उसमें व्यू आप साल, डेढ़ साल का लेके चलिए, आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखेगा। बट ये साल मुझे लगता है इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा-सा एडजस्ट होना चाहिए। इसके लिए एसआईपी का उपयोग करके आपका एवरेज कॉस्ट कम कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आप इस सलाह को देख कर के चलिए। श्वेता सोनी जी हैं, जानना चाह रही हैं कि सर सिल्वर जो है वो 2 लाख के नीचे कब तक आ सकता है? सस्टेनेबिलिटी देखिए, टाइमिंग मुझे नहीं लगता 2 लाख के नीचे सस्टेन करेगा। हालाँकि मैंने जो बताया आपको 1.75 1.80 का वो बेस टच कर जाए, बट उसके करीब आ जाए, तो थोड़ा-सा कॉशियस है। बट मुझे लगता है कि ये आपको अप्रैल, मई तक के फर्स्ट हाफ के अंदर ये लेवल एक बार मिलने चाहिए देखने। ठीक है। सर मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगी कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर वो ढूँढ रहे हैं कि सोने और चाँदी में उन्हें फ्रेश एंट्री करनी है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या सलाह रहेगी सर? एक परफेक्ट अप्रोच क्या हो सकता है अभी कमोडिटी के अंदर? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प, वॉलेटिलिटी, ये सबको देखते हुए कोई चीज़ परफेक्ट तो हो नहीं सकती। और इनफैक्ट मैं अगर एक पॉइंट बता भी दूँ उर्वशी जी, तो उसमें आई डोंट जी। नो कि वो सही आएगा, गलत आएगा। तो मेरा जो व्यू है वो है, आप 6 महीने के लिए एसआईपी कीजिए। अगर आपको फिजिकल घर में बाय करना है या इन्वेस्ट करना है, तो 6 महीने का वो व्यू रखिए। बिकॉज़ आप खुद देखिए, 2.25 से 2.75 होना, वो भी 1 दिन में, या 4 लाख से 2,25,000 आना, वो भी 2 दिन में, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो मुझे लगता है आपको 6 महीने की आप गेम प्लान बनाना चाहिए कि अगले 6 महीने में धीरे-धीरे बाय करूँगा। अगर आपका एवरेज 2 लाख, 2,20,000 तक भी आ जाता है, तो बहुत अच्छा है, ये लेवल ठीक है। बट टाइमिंग ये साल मुझे नहीं लगता कि चाँदी और सोना पॉजिटिव रिटर्न देगा, एक करेक्शन में रहना चाहिए। ठीक है, सर थोड़ा-सा हम पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर के एलोकेशन को भी समझना चाहेंगे। अगर इस बार इस वक़्त जो है वो थोड़ा-सा हम आपसे समझना चाहिए कि आइडियल एलोकेशन क्या होना चाहिए इन कमोडिटीज़ का, तो आपके अकॉर्डिंग सर क्या सलाह है? 15-20 साल पहले जो बुक्स हम पढ़ते थे, पैसे में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था, उसमें हमारे पास नाम आता था बॉन्ड और गोल्ड। मैं वर्ड भी बॉन्ड पहले इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले बताया जाता कि बॉन्ड अगर आप निवेश करोगे तो आपको कूपन इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन गोल्ड में तो कोई डिविडेंड, कोई इंटरेस्ट आता नहीं है। इसकी वजह से गोल्ड हमेशा, हम बोल रहे हैं कि सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप में रहा है। बट गिवन जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल मार्केट में कोविड के बाद से एग्रेसिव रेट कट करने स्टार्ट हो गए, तो सब लोग बॉन्ड की जगह पे कहीं न कहीं गोल्ड में डाइवर्जन आता हुआ दिखाई दिया। साथ में डी-डॉलराइजेशन, ये सब चल ही रहा था। तो मुझे लगता है कि एज़ ऑफ नाउ थोड़ा कॉशियस रहिए। यहाँ से बाइंग करने का जो तरीका है वो एसआईपी ही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद मार्केट डाइजेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक लमसम ना कीजिए और कहीं न कहीं एसआईपी ही कंटिन्यू कीजिए, जहाँ पे आपका निवेश अच्छा रह सकता है। ठीक है सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने 1 लाख लमसम सिल्वर ईटीएफ में डाला है, अब क्या होगा? देखिए, भाव काफ़ी अच्छा गिरावट ले चुका है, तो मुझे लगता है पवार जी आपको एसआईपी और ऐड करना चाहिए। 25-50 हज़ार रुपए और उसमें अगर ऐड करते हैं, तो एक एवरेजिंग आ जाएगा। इसमें कॉस्टिंग जो है मुझे लगता है अगर सवा 2 लाख के आसपास आए तो बेटर है। आपको पहला मानस ये बना लीजिए कि मेरे को ढाई 3 साल तक ये होल्ड करना है, तो डेफिनिटली आपको इसमें पॉजिटिव रिटर्न दिखेंगे। बट जो फोमो बना हुआ था पिछले 2 साल में, अब वो धीरे-धीरे खत्म होगा। हालाँकि मैं अगेन आपको चेतावनी सबको ये देना चाहता हूँ कि इसको दो 1980-2011 वाला क्रैश मत समझना, कि जहाँ पे प्राइसेज़ बहुत बड़ा क्रैश हो गए थे। यहाँ पे आप देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड है मार्केट में, उसको देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा टाइमिंग मार्केट करेक्टिव मोड में रहेगा, बट वापस रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे साथ आगे